से बिल्स को लेकर करें, उनके बिजनेस को लेकर करें। एज अ बिजनेस वूमेन मैं यही कहूँगी कि बजट उस तरीके से आना चाहिए जो हमारे बिजनेस को भी स्मूथ करे। कि जब बजट आता है तो एक हाई क्लास में उतनी दिक्कतें नहीं होती हैं जितनी कि मीडियम क्लास या लोअर क्लास को होती है। वो होती है बजट से कि चीज़ें घट के दरों पे आएंगी तो हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो स्मूथ होगा। उसके बाद बच्चों की एजुकेशन, उसके बाद जॉब या व्यापार। कहेंगे कि उम्मीदें तो हर बार बहुत सारी होती हैं लेकिन पूरी कितनी होती है ये आप सबको पता है। सही बात है, बजट को लेके एक महिला के अकॉर्डिंग तो किचन से ही शुरू होता है। फॉर्मेलिटीज हैं कि आप उसमें ही उलझे रहते हैं। बजट के कारण आ रही है। आदमी कह रहा है लड़की को भी पढ़ाओ, लड़के को पढ़ाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी, जहां बात होगी उन मुद्दों की जिसकी चर्चा हर जगह है। दरअसल 1 फरवरी जिसका इंतजार हर किसी को है, और खास करके अगर बात करें तो महिलाओं को, क्योंकि बजट एक वो ऐसा बजट जो आता तो सबके लिए है, लेकिन जब महिलाओं के पास आता है तो महिलाओं के बजट पर कितना असर करता है, ये सबसे बड़ा सवाल हो जाता है। ऐसे में आज इसी मुद्दे पर महिलाओं से बातचीत करूंगी और ये समझने की कोशिश करूंगी कि आने वाले बजट को लेकर के उनकी क्या उम्मीदें हैं, पिछले बजट के अनुसार उन्होंने क्या कुछ अनुभव किया है, और क्या वाकई में महंगाई से लेकर के तमाम वो मुद्दे आखिर क्या वो सोचती हैं। क्योंकि जब सरकार आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ महिला सशक्तिकरण की बात करती है, बजट में एक बड़ा हिस्सा उसको देती है, तो महिलाएं इसे कैसे देख रही हैं। तो हमारे साथ में तमाम महिलाएं हैं जिनसे चर्चा करेंगे। हाउसवाइफ के साथ साथ बिजनेस वूमेन, जॉब, हर एक से जुड़ी हुई महिलाएं हमारे साथ में हैं। तो सबसे पहले मैम आपका नाम जानना चाहूंगी। मैं मोनिका मल्होत्रा। ठीक है, मोनिका जी, आपसे समझना चाहेंगे कि बजट को लेकर के इस बार क्या उम्मीदें लग रही हैं, कैसा बजट होना चाहिए, होप क्या है। बजट को लेके उम्मीदें तो हमारी हर साल होती हैं, लेकिन बस प्रॉब्लम ये आ जाती है कि हमें बजट के साथ हर साल एडजस्ट करना पड़ता है। चाहे वो हम अपनी किचन्स को लेकर करें, या हम अपने बाहर के अपने हस्बैंड के साथ उनकी बहुत से बिल्स को लेकर करें, उनके बिजनेस को लेकर करें, या फिर हम उनके चाहे जॉब ओरिएंटेड हो उनके साथ करें। बजट का इफ़ेक्ट अगर हस्बैंड पे आता है तो हमारे बच्चों के स्कूल की पढ़ाइयों पे भी आता है, हमारे खर्चों पर भी आता है, हमारे सोशल्स जो हमारे कुछ एक्टिविटीज़ हैं उस पे भी आता है। तो इसलिए मेरा अनुरोध सरकार से यही है कि बजट इस तरीके से आप इम्प्लीमेंट करें, ऐसे लॉन्च करें कि जिसकी वजह से किसी फैमिली में किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसलिए मेरी यही आपसे प्रार्थना है कि बजट को लेकर कृपा करके सरकार को बहुत 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 ध्यान रखना चाहिए। मेरी यही गुजारिश है मोदी जी से या योगी जी से, या जो बजट को लेकर मार्केट में एक सीनियर अथॉरिटी देते हैं, गवर्नर या कोई भी हो, मेरी यही प्रार्थना है कि बजट को लेकर वो बहुत ज़्यादा ध्यान करें और हम सबकी लाइफ को एक स्मूथ बनाएं। हमें बजट को लेकर सरवाइव नहीं करना चाहिए, यही मैं आपसे गुजारिश करती हूँ। बिल्कुल, आपके जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब की बात हम करेंगे, क्योंकि चर्चा जो है थोड़ी लंबी चलेगी। आपके हिसाब से क्या लगता है? सबसे पहले नाम जानूंगी और उसके बाद बजट को लेके क्या उम्मीद। मेरा नाम प्रियल अग्रवाल है। एज अ बिजनेस वूमेन मैं यही कहूँगी कि बजट उस तरीके से आना चाहिए जो हमारे बिजनेस को भी स्मूथ करे, हमारी घर की लाइफस्टाइल को भी स्मूथ करे। जैसे कि मेन बजट होना चाहिए एक मिडिल क्लास को लेके। हाई क्लास को एडजस्ट करना कम होता है, मिडिल क्लास के लिए ज़्यादा होता है। बट आज के टाइम में क्या हो गया है, बच्चों की एजुकेशन हो या हमारे डेली के एक्सपेंस हो, वो बजट से आउट ऑफ बजट हो गए हैं, बजट से ही आउट ऑफ बजट हो गए हैं। तो उसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते। एक उम्मीद सभी को होती है बजट से कि चीज़ें घट के दरों पे आएंगी तो हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो स्मूथ होगा। बट आगे होप के अलावा हमारे पास अभी कुछ नहीं है क्योंकि लास्ट टाइम जो जीएसटी थोड़ी बहुत गिरी है उससे लोगों के अंदर एक होप आई है। बट बजट से ज़्यादा होप है, तो हमें लगता है कि इजी बजट आए जो सबके लाइफस्टाइल स्मूथ करे। यही मेरी उम्मीदें हैं। मेरा नाम डॉक्टर सुभाषिनी खन्ना है और बजट की बात आती है तो हम बस यही कहेंगे कि उम्मीदें तो हर बार बहुत सारी होती हैं लेकिन पूरी कितनी होती है ये आप सबको पता है। और बिल्कुल जैसा प्रियल जी ने कहा कि जब बजट आता है तो एक हाई क्लास में उतनी दिक्कतें नहीं होती हैं जितनी कि मीडियम क्लास या लोअर क्लास को होती है। हम लोग जैसे कि बहुत सारे लोगों के बीच में बस्तियों में जाके काम करते हैं, वहाँ जाके देखते हैं कि आज लोग अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल में नहीं भेज पा रहे और सरकारी स्कूल में भेजना नहीं चाहते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज नहीं करा पा रहे, सरकारी में जाना नहीं चाहते। अगर हम पानी की बात करें, खाने की बात करें तो फूड स्टैंडर्ड्स भी ख़राब होते जा रहे हैं। पैकेजिंग फूड के नाम पे कुछ भी मिल रहा है,
न्यूट्रिशन गायब है। फार्मर्स की बात करें, उसमें भी सेम है। तो प्रॉब्लम समाज के हर तबके में है। इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करें तो अगर कानपुर में जैसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो ना इंडस्ट्रियलिस्ट को रोड है ना सड़क है, और इतने सर्वेज और इतने फॉर्मेलिटीज़ हैं कि आप उसमें ही उलझे रहते हैं। ऊपर से ट्रम्प फल आ गया, तो प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं। और हमारी उम्मीद है कि इन सभी प्रॉब्लम्स को देखते हुए, ध्यान रखते हुए, स्टार्ट फ्रॉम किचन टू हेल्थ टू एजुकेशन टू एयर टू वाटर, जैसे कि आजकल कानपुर का भी जो एक्यूआई है वो कितना बढ़ा हुआ आ रहा है, तो एयर क्वालिटी भी खराब है। तो हर चीज़ के बारे में सोचते हुए बजट आना चाहिए। ठीक है मैम, आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। आपका क्या नाम? स्मिता। स्मिता। तो स्मिता जी, आपके हिसाब से क्या लग रहा है, बजट को लेकर के क्या उम्मीदें हैं? क्योंकि अगर बात करें तो मैम ने हर एक उस मुद्दे पर बात करी है जो एक निश्चित तौर पर एक महिला ज़रूर सोचती है। सही बात है, बजट को लेके एक महिला के अकॉर्डिंग तो किचन से ही शुरू होता है, उसके बाद बच्चों की एजुकेशन, उसके बाद जॉब या व्यापार। बट व्यापार में भी जो बजट आता है उसमें जो जीएसटीज लगाई जा रही हैं वो बड़ी पेचीदा होती हैं। जो पहले हम लोग का व्यापार होते थे उसमें जो एक अंतर था और जो आज हो रहा है, सरकार किसी चीज़ में सेलिंग में कम और रॉ मटेरियल में ज़्यादा। अब वो जीएसटी कैसे रिटर्न होएगा? हर व्यापारी इस बात से परेशान है। अगर वो परेशान है तो उसका असर घर पे भी पड़ता है। तो इन सब प्रॉब्लम्स को सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि व्यापारी कोई अपर तबके का नहीं होता है, छोटा भी होता है। और इस चक्कर में हमारा जो बच्चा है आज का, वो व्यापार से दूर भाग रहा है, वो जॉब की तरफ भाग रहा है। सिंगल फैमिलीज को बढ़ावा मिल रहा है इससे, माँ बाप अकेले रह जा रहे हैं। तो ये सब बजट में पहले ध्यान रखना चाहिए। अगर हमारा व्यापार उन्नत करेगा तो बच्चा नहीं जाएगा बाहर, चाहे हम कितनी हायर एजुकेशन करा ले। बट आज आपको जॉब में 9 to 5 काम करना है और यहाँ पे 9 to 12 भी काम कर ले तो वो बेनिफिट्स हम लोग को गेन नहीं हो रहे। तो सरकार को सबसे पहले ये सोचना चाहिए, आप सरकार ने लाया 5G लाए, 2G लाए, कंप्यूटर लाए, नेट लाए, बट इनके साथ जो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं वो नॉलेज नहीं आ रहा है, जिसके कारण बच्चा भाग रहा है। सिंगल फैमिलीज हो रही हैं। हम लोग का बजट, अगर आज एक फैमिली होती है तो उसका बजट हम किसी भी तरह मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन वही फैमिलीज डिवाइडेड हो जा रही हैं तो खर्चा बढ़ ही रहा है। तो बजट में सबसे बड़ा रोल यही व्यापार से, किचन से तो हम लोग को पड़ता है, फिर एजुकेशन से पड़ता है, फिर उसके बाद व्यापार से पड़ता है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है हमारे पास। सिर्फ आईटी सेक्टर में देख लें तो 2 और 3 सिटीज़ हैं ओनली, बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद और अब नाउ गुड़गांव। आज हमारा बच्चा अगर पढ़ रहा है तो उसको वहीं पे जाना है। अगर हमारा घर बिजनेस में है तो वो यहाँ नहीं आ सकता है। तो जॉब को ओरिएंटेड आसपास यूपी में तो एकदम ही डंप है आईटी सेक्टर। तो क्या यूपी का सारा बच्चा बाहर चला जाएगा? बिहार का सारा बच्चा बाहर चला जाएगा? अगर वो बाहर चला जाएगा तो फिर उसकी उन्नति कैसे होगी? जब हमारा यूथ यहाँ ना हो के दूसरी जगह, वहाँ पे वो बर्डन है, एक क्राउड बन गया है, जो क्राउड को हटाने के लिए बाहर फेंका जा रहा है और यहाँ पे सिंगल फैमिलीज को बढ़ावा मिल रहा है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो बजट के कारण आ रही है। आदमी कह रहा है लड़की को भी पढ़ाओ, लड़के को पढ़ाओ, जॉब ओरिएंटेड बनाओ। अरे सब जॉब करेंगे तो फिर व्यापार कौन करेगा? बिल्कुल बोल रहे थे कि जो हमारा देश है, जो भारत है, भारत पे अगर हम शुरू से बात करें, ब्रिटिशर्स आए क्योंकि हम लोग इतने रिच थे। वो हमारा कल्चर हो, एग्रीकल्चर हो या फिर गोल्ड सिल्वर हो, हम लोग हमेशा से बहुत रिच थे। लेकिन आज के समय में एक्चुअली ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि हम लोग मेंटली आज भी उतने मजबूत हैं। ट्रम्प के जो इतना हाई टैरिफ लगाने के बाद भी जो हमारे एक्सपोर्टर थे, उनने किसी ने ये नहीं कहा कि हमें व्यापार बंद कर देना चाहिए, हमें एक्सपोर्ट बंद कर देना चाहिए। हम लोग आज भी इतने मेंटली स्ट्रांग हैं। लेकिन देश की इकोनॉमी की जो हम बात करते हैं कि हम 4th नंबर की जीडीपी बन चुके हैं, ये पेपर में ही है, क्योंकि ग्राउंड में तो कुछ नहीं दिखता है। एग्जाम्पल दूंगी, कानपुर का सबसे पॉश एरिया कौन सा है? आर्य नगर, तिलक नगर, स्वरूप नगर। ठीक, आप राजीव पेट्रोल पंप से आर्य नगर चले जाइए। आज मैं बचपन से, मतलब मुझे कानपुर में रहते रहते 20 साल हो गए, मैंने कभी उस रोड को गड्ढा मुक्त नहीं देखा है। ये कैसा विकास है? इतना हर साल बजट आता है, हर कुछ बनता है, रोड कहाँ जाती है बताइए? इस पॉश एरिया में आज भी लाइट कटती है, तो मतलब किस तरह का विकास हम उम्मीद करें कि
सड़कें हमारी गड्ढा मुक्त नहीं है, लाइट हमें 24 घंटा नहीं मिल रही, एयर क्वालिटी हमारी खराब है, पानी के लिए हमें बोरिंग करानी पड़ती है, एजुकेशन के लिए प्राइवेट स्कूल में झक मार के जाना पड़ता है। हम नहीं चाहते, मैं खुद एक विद्या भारती के स्कूल की पढ़ी हूँ, सरस्वती शिशु मंदिर की पढ़ी हुई लड़की हूँ और मैं बहुत उस पर गर्व करती हूँ, लेकिन हमें भेजना पड़ रहा है प्राइवेट स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल बच्चों, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल का जो एजुकेशन लेवल है उसका स्तर बहुत गिर चुका है। हम खुद वहाँ काम करने जाते हैं, कितने स्कूल्स में हमने खुद फर्नीचर लगवाए हैं, प्लांटेशन कराते हैं, छोटी छोटी क्राफ्ट एक्टिविटी कराते हैं, हेल्थ कैंप कराते हैं। अब आप खुद सोचिए कि जब हमारे जैसी छोटी संस्थाएं उन स्कूल्स में जाके काम करें तो स्कूलों का स्तर सिर्फ क्या पेपर्स में है, तो ऐसा विकास हमें तो समझ नहीं आता है। तो बिल्कुल ये जो चिंताएं हैं ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर होती हुई नज़र आती हैं। मैम आपसे समझना चाहेंगे, जिस हिसाब से रोडों की बात हो गई, लेकिन एजुकेशन की जब बात होती है, जैसे कहा कि आज के समय हम बच्चों को जो है गवर्नमेंट स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं, लेकिन बजट में देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा एजुकेशन सेक्टर के लिए आता है, बच्चों की पढ़ाई के लिए डिजिटलाइजेशन पर सबसे ज़्यादा फोकस पिछले बजट में भी किया गया था। तो क्या लग रहा है कि वाकई में एक्चुअल में कानपुर में, और या फिर आप लोगों के अगर घर की ही बात करें, तो बच्चों को क्या वाकई में ऐसी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि सरकारी स्कूलों की जो बातें होती हैं वो केवल फाइलों तक ही सीमित रह जाती हैं, जूझना प्राइवेट ही पड़ता है? बिल्कुल सही बात है ये। अगर मैं अपनी पर्सनल खुद की एक बात बताऊं तो जो कॉन्वेंट स्कूल्स हैं, अभी हाल फिलहाल में किसी एक बच्ची ने एक इंटरव्यू के लिए वहाँ पे एक इंटरव्यू क्रैक करने के लिए वो इंटरव्यू देने गई, और वहाँ पे बच्चों जब उस टीचर का जिसको 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है और शी इज़ फ्रॉम मरियमपुर स्कूल, तो वहाँ पे उसको क्रैक करने के लिए उसको IS PCS का एग्ज़ाम देना पड़ा वहाँ पे। एक छोटा सा सेकंड क्लास के बच्चे को पढ़ाने के लिए इंटरव्यू देना, तो उनको एक पेपर पकड़ा दिया गया और कहा कि आप इसको सॉल्व करिए। तो वहाँ पे शी वॉज शॉक्ड, और वहाँ पे और भी जितने भी सीनियर्स टीचर्स आए थे, दे वर ऑल्सो शॉक्ड कि ये IS PCS का हमें एग्ज़ाम दिया गया इंटरव्यू क्रैक करने के लिए ओनली सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चों को लिए। तो ये चीज़ भी आउट ऑफ माइंड थी, आउट ऑफ थॉट थी। और अगर आप जो जानना चाह रहे हैं कि जो एजुकेशन के लिए सरवाइव कर रहे हैं, तो यस, सरवाइव कर रहे हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, अगर मैं गवर्नमेंट के बच्चों को लेती हूँ या फिर मैं एक कॉन्वेंट के बच्चों को लेती हूँ, तो प्रेफरेंस यही दी जाती है, अगर ये कोई गवर्नमेंट का जो बच्चा होता है, जो टीचर्स होती हैं, उनको आज एक कॉन्वेंट स्कूल्स में टीचिंग की जॉब पे नहीं रखा जाता, उसका CV ऐसे फाड़ दिया जाता है। तो मतलब अगर कहूँ तो जो एक खाई पहले से ही चलती हुई आ रही है कि सरकारी और प्राइवेट वाली, वो आज भी ये सरकारी और गवर्नमेंट कॉन्वेंट की ये हम लोगों तक नहीं सीमित, ये हम लोगों से जो पहले थे वहाँ पे गवर्नमेंट और सरकारी का कोई भी ऐसा कुछ भी डिबेट या कुछ भी ऐसा कंपटीशन नहीं होता था। ये अभी होना शुरू हुआ है, इससे पहले नहीं था। अगर ये कॉन्सेप्ट हम लोग की थॉट में हम लोग तक था, बट हम लोग की जो पहले वाले पेरेंट्स हैं उनकी थॉट तक ये प्रोसेस नहीं था। उन लोग था नहीं, बच्चा चाहे चाचा नेहरू का हो, गांधी स्मारक का हो, या फिर एक मरियमपुर या वीरेंद्र स्वरूप का हो, लेकिन तब के थॉट प्रोसेस के लिए जॉब इक्वलिटी सबको मिलती थी। अब ये ट्रेंड ज़्यादा आ गया है कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को ही हर जगह प्रेफरेंस दी जाती है, और जो ये कॉन्वेंट स्कूल्स के बच्चों को, बट जो गवर्नमेंट स्कूल्स के जो बच्चे होते हैं उनको आप देखिए एक छोटा मोटा सेक्टर दे दिया जाता है, हवलदार बना दिया जाता है, या तो बच्चा बहुत IS PCS की तैयारी कर रहा हो तो 1-2 क्रैक, दैट्स इट, उसके बाद आप आपके क्रैक नहीं हिसाब कर से सकते। सुधार क्या होना चाहिए? बेसिकली जो एजुकेशन का बड़े पैमाने पर जो बजट आता है, तो उसमें क्या कुछ उम्मीदें होनी चाहिए? जैसे मैम ने भी बताया कि गवर्नमेंट स्कूल में कभी-कभी अगर वो लोग जो आते हैं तो खुद ही सारी व्यवस्थाएं जो है वहाँ पर करवानी पड़ जाती हैं। ये जो छोटे मुंशी पट के जो स्कूल्स होते हैं, देखिए इसको तो मैंने जैसा देखा है, जिस तरीके से जो जुहारी देवी स्कूल्स हैं, इतना बड़ा डिग्री कॉलेज है, और मैंने वहाँ की प्रोफेसर से मेरी खुद की पर्सनल मीट हुई थी, वो कह रहे थे कि इतना ज़्यादा यहाँ पे वर्स्ट पोजीशन है कि शायद 3-4 और ऐसे जुहारी देवी हो गया, KK हो गया, या गुरु नानक हो गया, इन सबको क्लब किया जा रहा है। उस पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। बच्चा BA करने नहीं जा रहा है, बच्चा BBA करने नहीं जा रहा है, वहाँ पे सबसे पहले तो इधर सुधार होना चाहिए। और
रही बात छोटे तबके के स्कूल की, तो जब इतने बड़े जोहारी देवी और के कॉलेज जब नहीं सरवाइव कर पा रहे हैं तो इनका तो कहीं गिनती ही नहीं है। इट इज़ इम्पॉसिबल कि इनको पहले कोई लाइन अप करेगा, इसको तो सब वाइंड अप ही करेंगे। या अगर एजुकेशन में गवर्नमेंट में सुधार लेकर आना है तो उनको फीस फ्री, उनको के जैसे स्कूल में, गुरु नानक जैसे स्कूल्स में या जोहारी देवी जैसे स्कूल में फ़ीस फ्री करनी पड़ेगी, या फिर बहुत नॉमिनल फ़ीस को लाना पड़ेगा अगर एक स्टैंडर्ड लेवल को लेके आना चाहती हो तो। ठीक है, मतलब नई शिक्षा नीति के साथ साथ इन चीजों पर भी जो है गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। यस, बिल्कुल करना चाहिए। आपसे समझना चाहूंगी मैम, जब हम एजुकेशन की बात कर रहे होते हैं तो उस बीच में महिलाओं की भी बात करना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग महिला हैं, क्योंकि आप बिजनेस वूमेन हैं। महिला सशक्तिकरण पर गवर्नमेंट का ज़्यादा फोकस रहा है, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जो है तरह तरह की स्कीमें भी चलाई जा रही हैं। लेकिन अगर बात करें तो तमाम तरीके के महिलाओं को आज लोन भी मिल जाते हैं अपने आप को स्टार्टअप के लिए, न्यू स्टार्टअप के लिए। लेकिन क्या वो असल मायने पे धरातल पर उसका कुछ आप लोगों को लाभ मिलता है, या कुछ ऐसी चीज़ें देखती हैं, या सशक्तिकरण की बात हो रही है लेकिन उस पर हायर बजट तो आ जाता है, लेकिन धरातल पर तस्वीरें कैसी दिखी? जी बिल्कुल, आपने मुद्दा बहुत सही उठाया है। ये जो कहा जाता है ना कि इजीली स्टार्टअप्स के लिए लोन मिलना, मुझे नहीं लगता कि ये इजी है। बिकॉज इसके प्रोसेस में जब हम जाते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि ये इजी नहीं है। क्योंकि लोन मिलने के प्रोसेस को स्टार्ट करना, फिर उस पर हमें मिलता है सब्सिडी आएगी। लोन तो मिल गया, हमें बहुत सा होता है कि इंटरेस्ट फ्री लोन भी मिल गया, बट वो इंटरेस्ट फ्री लोन होता है कि उसके लिए पहले हमें भी अमाउंट लगाना है और हमें सब्सिडी बाद में आएगी। तो पैसा हमारी तरफ से भी जा रहा है। तो स्टार्टअप अगर आपको स्टार्ट करना है तो गवर्नमेंट जो लोन देगी वो भी धीरे धीरे आएगा और पैसा हमारे पास से भी लग जाएगा। लेकिन जो सब्सिडी आने का प्रोसेस है वो है 3 से 4 साल बाद। तो एक स्टार्टअप कैसे सरवाइव कर पाएगा जब आप सब्सिडी इतना लेट कर रहे हैं? तो और उस सब्सिडी को फुलफिल करने के लिए हमारे पास इतने सारे प्रोसेस डाल दिए गए हैं कि हम उस सब्सिडी को लेने में डरने लगते हैं कि भाई आएगी भी या नहीं आएगी। तो कहने को तो लोन मिल रहा है, लेकिन हमें सरवाइव खुद ही से करना पड़ रहा है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा सपोर्ट है। ये हो जाता है कि बजट में सामने चीज़ें तो बहुत खुलकर आती हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे वर्क बहुत कम हो पाता है। तो मतलब चीजें उस तरीके से जो है बहुत ही ज्यादा स्लो हैं। स्लो है। और मैम दूसरी चीज़ है, आप देखिए जैसे स्कूल्स में टीचर्स को कहते हैं कि आप पीएफ नहीं कटवाओगे तो आपको स्कूल से सेक ऑफ कर दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा स्कूल्स में आ रहा है, बहुत बड़ा मुद्दा। तो ये चीज़ एक गवर्नमेंट को, ये चीज़ को तो सबसे पहले ख़त्म करना पड़ेगा। और अगर सपोज़ एक किसी की सैलरी अगर 10,000 है, अगर उसका पीएफ कटेगा, वो भी पीएफ वन साइडेड जा रहा है, स्कूल्स की तरफ से नहीं जा रहा है। स्कूल की साइड से भी अगर पीएफ आए तो एक टीचर्स को उसको फॉलो करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये एक पीएफ का भी मुद्दा बहुत बड़ा उठ गया है। बिल्कुल, ये तमाम मुद्दे हैं जिस पे चर्चा करना ज़रूरी है। देखिए, हम डेवलपमेंट पे भी बात कर रहे हैं, हम एजुकेशन सेक्टर पर भी बात कर रहे हैं, महिलाओं को सशक्तिकरण, वुमेन इन पावर की भी बात कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में जब महिलाओं के घर के बजट की बात अगर छूट जाएगी तो शायद ये पूरी चर्चा जो है अधूरी रह जाएगी। मैं आपसे समझना चाहूँगी, महिलाओं के बजट पर कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है? क्योंकि पिछली बार कहा गया कि दवाइयाँ सस्ती हुई, इलेक्ट्रिक आइटम सस्ते हुए, और अभी हाल फिलहाल अगर आपने सुना हो तो जीएसटी स्लैब में भी बदलाव किया गया है। 5% और 18% दो स्लैब कर दिए गए हैं। तो क्या इससे घर के बजट में असर पड़ा है, और अगर बेनिफिट हुआ है या फिर लॉस की तरफ गया है बजट? अगर आपने घर के बजट की बात करी है और रेट कम हुए कि नहीं, मैं 2 टॉपिक बात करूँगी, स्टेशनरी एंड कपड़ा। ठीक, स्टेशनरी जो अगर हम पेपर की मैन्युफैक्चरिंग में जाएँ तो टैक्स स्लैब 18% है, फाइनल प्रोडक्ट में 5% है। कैसे रेट गिरेगा? रेट गिरेगा या रेट बढ़ेगा? क्योंकि वो हमें जीएसटी का हम कैसे बैलेंस करें। सेम थिंग इज विद कपड़ा। कम शब्दों में मैंने आपको बता दिया कि कितना फर्क पड़ा है। तो मतलब बजट जो है डिसबैलेंस रहा है। डिसबैलेंस रहा है। जीएसटी 2.0 में काम करने की ज़रूरत है, बहुत सारे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हमारा रॉ मटेरियल महंगा रहेगा और फाइनल जो हमारा आता है प्रोडक्ट उसका जीएसटी कम रहेगा तो रेट कम नहीं हो सकते हैं। बाकी चीज़ें जो हैं, सब्जियां हैं, फल है, दूध है, मौसम की मार है और डिमांड ज़्यादा है तो रेट बढ़ेंगे। हर बार उम्मीद करते हैं लेकिन फ़र्क कुछ नहीं होता है, तो उसके लिए हम ज़्यादा बात ना करें तो अच्छा है। मतलब हर बार बजट आता है और
हर बार बजट आता है और हर बार बजट में जो है उतार चढ़ाव के साथ में घर का बजट जो है वो पूरी तरीके से डिसबैलेंस बढ़ जाता है बढ़ बढ़ जाता जाता है। है मतलब बढ़ सबसे जाता ज्यादा है। टेंशन ये हो जाती है बिल्कुल। कि अरे अब इतना हो गया, अब क्या करना पड़ेगा आगे, कैसे चीजों को, किस चीज की कम खपत करनी है, किस चीज की। एक्चुअली बजट के हिसाब से अपना बजट बनाना पड़ता है। ये सबसे मेन है कि हमें उनके बजट के हिसाब से अपना बजट बनाना है। इलेक्शन के टाइम पे होता है ना, कभी 10 रुपया गिर गया, 20 रुपया गिर गया, लेकिन वापस सीट आएगी तो वो 50 रुपये बढ़ जाएगा, तो हमें क्या ही फर्क पड़ रहा है। तो हम लोग अब एक्सेप्ट कर चुके हैं। सरकार को अगर आज हम ऑनलाइन कोई भी परचेजिंग करते हैं, सपोज कुछ भी करते हैं, हमें कोई सूट पसंद आ गया, तो सरकार को उसके अगर शॉप से अगर हमें लगे वो चीज़ महंगी है और वो चीज़ हमें ऑनलाइन सस्ती पड़ रही है, तो ये शायद हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि जो चीज़ वो शॉप में नहीं बेच पा रहे हैं, जो आउटडेटेड माल है, वो आप उसको ऑनलाइन करके उसको सेल आउट कर रहे हैं। और जब आप ऑनलाइन उसको ले लेते हो, जब ऑनलाइन में अगर आपको सपोज 500 का, मैं एक बहुत वर्स्ट पोजीशन वाला अमाउंट उठाती हूँ, और वही आप अगर आप स्कूटी लेके सर्वे करने निकलते हो फिजिकली, तो वो आपको फुटपाथ पे पड़ा हुआ 200 रुपये का भी मिल जाता है। सरकार चारों तरफ से कमा रही है और भुगत कौन रहा है? हम जैसे लोग, आम नागरिक। आम नागरिक। अच्छा मैम, आपसे समझना चाहूँगी कि जिस तरीके से तमाम चीज़ों पर बातचीत हो रही है और घर के बजट की बात हो रही है, पिछले बजट की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा हायर जो था कि 12 लाख तक का जो है टैक्स फ्री कर दिया गया है। उम्मीद की जा रही है कि इस बार 15 लाख तक अगर टैक्स फ्री किया जाए तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। क्या लगता है होना चाहिए? और दूसरी चीज़, उसका कितना बेनिफिट दिखा? इसका तो बहुत बेनिफिट दिखा। इससे ऑनलाइन शॉप मतलब एक्सपेंस करने में बहुत आराम मिला। अगर 15 लाख हो जाता है तो इंसान और ज़्यादा फ्री हो जाएगा। अपनी सरकार की भी जीडीपी बढ़ेगी इससे। कहीं जो चीज़ कहा जाता है कि नहीं हो पाती थी, 12 लाख हुआ, अगर 15 लाख हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। एंड जो टैक्स की चोरी है ना, वो इससे कम हो जाएगी। ये चीज़ समझनी चाहिए, टैक्स स्लैब हमारा बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि जितना हम नंबर एक में दिखा पाएंगे उतना हम नंबर एक में खर्च करेंगे, जितना हम नंबर एक में खर्च करेंगे उतना सरकार को हमारा पैसा दिखेगा। एज सिंपल इज दैट। वाइट रहेंगी। आपको चोरी करनी ही इसलिए पड़ती है, टैक्सेस इतने हाई हैं एंड टैक्स स्लैब इतने लो हैं। तो ये तो बिल्कुल है, टैक्स स्लैब बढ़ना चाहिए। ये मेरे ख्याल से जो इन्हें 75 से 1 लाख कर दिया था, वो 2 लाख होना चाहिए कम से कम। आप सपोज करो आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हो, 1 लाख में 25,000 रुपये आपका किराए में चला जाता है, ठीक है। 25 से 30,000 रुपये आपके घर में के खाने और खर्चे में चला जाता है, 25-30,000 बच्चों में चला जाता है। अब बाकी में आप सेविंग करो, लेन देन करो, सोशलाइजिंग करो, क्या करो। तो ये टैक्स स्लैब बढ़ना चाहिए, 2 लाख तक होना चाहिए टैक्स स्लैब। अच्छा देखिए मैम, टैक्स स्लैब पे बात कर रही हूँ और आप लोगों से भी बात करूंगी, समझूंगी। आपसे बहुत ही नॉर्मल सवाल लूंगी। बहुत जल्दी हम आपको फ्री कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा देखिए, जब हम टैक्स में लेके बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती मेरे साथ। नहीं नहीं, पहले के टाइम पे होता था जब एक व्यक्ति, जैसे मेरे मन में पहले सवाल नहीं था, लेकिन जब मैंने ऑफ कैमरा बात करी थी तब ये सवाल आया था कि पहले के टाइम पे देखिए होता है कि एक व्यक्ति कमाने जाता था, पूरा घर का पालन पोषण हो जाता, सारी चीज़ हो जाती थी। लेकिन आज घर में 3 लोग हैं, तीनों लोग कमा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है चीज़ें उस तरीके से नहीं दिखती हैं। तो क्या कुछ एक्सपीरियंस किया? मैम वेरी सिंपल, महंगाई का ज़माना है। पहले के आप रहन सहन से आप कंपैरिजन नहीं कर सकते आजकल के रहन सहन में। मैंने आपसे क्या बोला था, पहले लोग एक ही ज़मीन पे सब लोग सो जाते थे, एक ही पंखे के नीचे सोते थे, लेकिन आजकल के टाइम में वो टाइम नहीं रह गया। सबको पर्सनल रूम चाहिए, पर्सनल प्राइवेसी चाहिए, एसी चाहिए, गाड़ी चाहिए। एक घर में पहले एक स्कूटी होती थी, 4 लोग लद के चले जाते थे। सॉरी, 4 लोग चले जाते थे। एक 4 व्हीलर भी होता था, लोग 5-5 6-6 7-7 लोग जाते थे, ठीक है। और एक्सपेक्टेशंस भी बड़ी है। एक्सपेक्टेशन नहीं, आज हम कहीं ना कहीं हम अपने आम नागरिक की भी गलती है। इन सबको बढ़ावा देने के लिए हम भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। इस चीज़ को तो मैं 200% एग्री करती हूँ। हमने अपनी ज़रूरतों को खुद ही बहुत बढ़ाया हुआ है, अपनी चीज़ों को हमने खुद ही बहुत ख़राब किया हुआ है। और अगर आप फ्यूचर की लेना चाहते हैं तो नेचुरल सी बात है, अगर हम फ्यूचर में आगे नहीं बढ़ेंगे तो वो भी प्रॉब्लम है। समय के साथ समय के साथ भी बदलाव ज़रूरी है, अगर हम समय के साथ नहीं चलेंगे तब भी प्रॉब्लम है। और ये पर्सनली मुझे ऐसा नहीं, हर नागरिक को ये चीज़ लगती है
कि जैसे जैसे अब हमें लगता है ये बहुत ज़्यादा है, हमारे बच्चों की जब जनरेशन आएगी उनको लगेगा वो बहुत ज़्यादा है, तो ये जनरेशन नहीं रुकेगी, ऐसे ही चलती रहेगी। अगर आप आम नागरिक की बात करें तो नेचुरल सी बात है, हम लोग खुद ही इसके जिम्मेदार हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैम, देखिए मैं आपसे भी समझना चाहूँगी कि गवर्नमेंट का जो फोकस है वो डिजिटलाइजेशन पर बहुत ज़्यादा है, ऑनलाइन बिजनेस पर ज़्यादा फोकस कर रही है, एक बहुत ही बड़े पैमाने पर इसको लेकर के पिछले बजट में भी फोकस किया गया था। लेकिन अगर बात करूँ तो वुमेंस के लिए कितना सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स रहा है, क्योंकि आज के समय देखा जा रहा है जो घर पर बैठ करके भी महिलाएं हैं वो बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, ऑनलाइन अपनी चीज़ों को सेल कर रही हैं। ऐसे ही लखपति दीदी एक योजना चलाई गई जिसमें गाँव-गाँव से उन महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो ये चीज़ें कितनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल रही हैं, क्या लगता है आपको? मुझे लगता है जितना भी डिजिटलाइजेशन करा जा रहा है उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट जो आ रहा है वो नेगेटिव इफेक्ट हमारे आम मर्रा के मार्केट में आ रहा है। आप बढ़ावा दे रहे हैं डिजिटलाइजेशन में या गांव की महिलाओं को आगे लाने में, उसके लिए हम नॉर्मली मार्केट अपना जैसे एग्जीबिशंस करके या करके करा सकते हैं, बट डिजिटलाइजेशंस की वजह से हमारे जो नॉर्मल मार्केट की एक रौनक थी, कहा जाता था कि शाम को निकल जाओ तो यहाँ ये देखने को मिलता है, वहाँ वो देखने को मिलता है, तो वो चीज़ें बिल्कुल ख़त्म होती जा रही हैं, क्योंकि अब हर बच्चे की ज़रूरत हो गई है या हर आम आदमी की ज़रूरत हो गई है, ज़रा सा कुछ ख़त्म हुआ नहीं तुरंत ब्लिंकिट, जोमेटो, स्विगी या वॉट एवर द प्लेटफॉर्म्स आर देयर सब यूज़ करने लगते हैं। तो इससे जो हमारा रोज़ का जो मार्केट है या रोज़मर्रे का जो व्यापारी है वो सब कुछ मतलब सफ़र कर रहा है। जब घर में व्यापार नहीं आएगा तो आगे हम सब कुछ डिजिटलाइजेशन करते जाएंगे तो पर्टिकुलर एक कंपनी को जाएगा, तो उससे सबकी ग्रोथ तो नहीं हो रही है ना। लेकिन अगर वही चीज मार्केट से जा करके खरीद रहे हैं तो हर एक वर्ग के लोगों को जो है इसका इम्पैक्ट मिल रहा है। जब आप निकलते हैं तो एक रिक्शा, आप अगर अपना टू व्हीलर छोड़िए, आप अगर घर से निकलते हैं तो रिक्शे वाले से लेके दुकानदार तक कमाता है और वही लौट कर फिर आप लोग को आता है ना, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब आप घर से निकलेंगे ही नहीं तो सिर्फ एक कंपनी कमा रही है जो उसके पीछे बैठी है, वो ब्रेक हो ब्रेक रही हो है रही और है। ये सबसे ज्यादा बजट पर असर पड़ा। अच्छा देखिए आपने पे ना एक प्रॉब्लम और है जी, आपने लोगों को स्कीम दे दी या जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको कोई स्किल डेवलपमेंट के तहत उनको आपने कोई ट्रेनिंग दे दी, ठीक, उनने प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया, अब वो मार्केट कहाँ करें? बिल्कुल एंड अगर मार्केट करने जाते हैं तो लोकल मार्केट में पहली चीज़ तो उतना फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं आता है, ठीक है, दूसरा इतना ओवरलोडेड है ना मार्केट कि कस्टमर्स कम है, जितनी महंगाई हो रही है बायर्स कम हो रहे हैं। दूसरी चीज़ बाहर की कंपनियां जो अपना ई कॉमर्स के थ्रू अपना बिजनेस कर रही हैं उनका भी सेल उसी मार्केट में हो रहे हैं। तीसरा, अगर वो कुछ स्किल सीख जाते हैं तो ऑनलाइन काम कर नहीं पा रहे हैं, और एक लड़की जब व्यापार करती है तो पहले उसकी जिम्मेदारी घर पे है और घर के बाद वो काम कर लेती है तो उसके पास समय भी नहीं है कि वो मार्केट आके करे। तो सारी दिक्कतें कहाँ आ रही हैं? मार्केटिंग में। तो देखिए चर्चा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता था और महिलाओं से बातचीत करके ये तो समझ में आ गया कि महिलाएं हैं जो बहुत दूरदर्शी का सोचती हैं और निश्चित तौर पर हर एक उस सेक्टर पर जिस पर सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। महिलाओं के अगर घर की बजट की बात करें तो आने वाला बजट उनके बजट पर कितना असर डालता है, ये तमाम बातों पर उन्होंने चर्चा करी। और अब ऐसे में उम्मीदें हैं और उम्मीदों के साथ में तो दुनिया कायम है, ये कहावत कही जाती है। अब बजट कितना होपफुली जैसा दिख रहा है वैसा रहता है, जो उम्मीदें हैं उस तरीके से आता है या नहीं ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल आप बने रहिए जेएमडी न्यूज़ पर। कैमरा पर्सन राजेश के साथ आस्था तिवारी।